हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इंजीनियर हरमन शेख हूँ और ये आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग का आरएसी का सब्जेक्ट है। और आरएसी में हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 की, रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट्स के बारे में। तो आज जो हमारे पास इक्विपमेंट है वो है कंडेंसर, जो रेफ्रिजरेटर का हमारा एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है आफ्टर कंप्रेसर, वो है कंडेंसर। तो आज हम इसमें स्टडी करेंगे फंक्शंस ऑफ कंडेंसर एंड टाइप्स ऑफ कंडेंसर। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कंडेंसर के साथ। कंडेंसर के बारे में आपको पता है कि कंडेंसर एक यूनिट है जो हमारे हीटेड वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करता है, इन लिक्विड फॉर्म में हमारे रेफ्रिजरेंट को कन्वर्ट करता है और उसकी हीट को एनवायरनमेंट में छोड़ देता है, ताकि हम अपना जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है उसे अगेन हम अपने एवेपोरेटर में यूज़ कर सकें। तो फंक्शन है इसका हमारे पास, हम स्टडी करते हैं। रेफ्रिजरेशन इज़ नथिंग but removal of heat from a place where it is not required to a place where it is not objectionable। रेफ्रिजरेशन में जो प्लेस ऑब्जेक्शनेबल नहीं है, जहाँ पर हमने हीट को छोड़ना है, जहाँ पर हमने हीट को लेकर जाना है, वो हमारा कंडेंसर है। फॉर दिस पर्पस द कंडेंसर इज़ ए डिवाइस यूज्ड फॉर रिमूविंग हीट फ्रॉम द रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो उसके लिए हमने एक कंडेंसर का यूज़ किया है। It receive vapors from the compressor above their critical pressure and temperature, and being down the temperature below their critical temperature by transfer heat to a medium which has a low temperature than refrigerant present in the condenser। तो कंडेंसर ने क्या करना है, जो हमारा वेपर रेफ्रिजरेंट अब्जॉर्व किया है कंडेंसर से हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के साथ, उसका उसने सिर्फ टेम्परेचर रिड्यूस करना है। टेम्परेचर रिड्यूस कैसे करेगा? जो उस रेफ्रिजरेंट की हीट है उसको एक ऐसे मीडियम में छोड़ देगा जहाँ पर उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जैसे एनवायरनमेंट में छोड़ दी, जहाँ हम कोई एक सेकंड पार्टी जैसे वाटर पार्टिकल्स यहाँ पर टच कर दें हम, तो वाटर को हीट छोड़ दे वो, ठीक है। तो ऐसे हमने उसकी हीट को रिमूव कर देना और उसे फिर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। दस कंडेंसर कैन बी नेम्ड एज डोर ओपनिंग provided to transfer unwanted heat out of the refrigerating system to two basic media namely air and water। तो कंडेंसर क्या है, फिर हीट को रिमूव करता है कहाँ पर? एयर और वाटर में। These two media are so selected because they are usually available in sufficient quantity and are cheap, easy to handle, being non-dangerous। जो हमारे दोनों मीडियम है जहाँ पर हमने हीट छोड़नी है, चाहे हमारा एयर है चाहे हमारा वाटर है, तो वो दोनों एक तो चीपली अवेलेबल है। हमें एयर एनवायरनमेंट में कितनी पड़ी है, तो हम जो हमारा घर का रेफ्रिजरेटर है वो हीट को कहाँ पर छोड़ता है? एनवायरनमेंट में छोड़ता है। तो जो हमारा हम इंडस्ट्री में रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम वाटर का भी यूज़ कर सकते हैं। वाटर पाइप्स हम फ्लो करवा देते हैं कंडेंसर के बीच में से, जहाँ पर हम हीट छोड़ सकते हैं। देयर नॉर्मल टेम्परेचर रेंज इज़ वेरी मच सेटिस्फैक्ट्री फॉर लिक्विडिफिकेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट। तो हमने अपने रेफ्रिजरेंट को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो उसकी जो नॉर्मल टेम्परेचर रेंज है वो सेटिस्फैक्ट्री है, मतलब उसकी एक रेंज तय की गई है। तो हमारे पास वेरियस टाइप्स ऑफ कंडेंसर है, जैसे हमारे पास एयर कूल्ड कंडेंसर है, वाटर कूल्ड कंडेंसर है और अवेपोरेटिव टाइप कंडेंसर। इन दिस केस ऑफ एयर कूल्ड कंडेंसर, एयर इज यूज्ड एज कंडेंसिंग मीडियम वेयर वाटर इज यूज्ड इन केस ऑफ वाटर कूल्ड कंडेंसर, और एवेपोरेटिव कंडेंसर आर द कॉम्बिनेशन ऑफ एयर कूल्ड एंड वाटर कूल्ड कंडेंसर। जो हमारे तीनों टाइप के कंडेंसर है, जिसमें हमने एयर का यूज़ करना है तो हमने अपनी जो हीट है वो एयर को छोड़नी है, जहाँ पर हमने वाटर कूल्ड कंडेंसर का यूज़ करना है वहाँ पर हमने अपनी हीट को वाटर को छोड़ना है। और जो हमारा एवेपोरेटिव कंडेंसर है उसमें हम दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे, एयर का और वाटर का। तो नेक्स्ट है हमारे पास एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए कंडेंसर। कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है हमारे पास? 3 बेसिक रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले मटेरियल, अमाउंट ऑफ कांटेक्ट और टेम्परेचर डिफरेंस। मटेरियल में हमारे पास क्या है? डिफरेंट मटेरियल हैव डिफरेंट एबिलिटी ऑफ हीट ट्रांसफ़र। हर एक मटेरियल की अलग एबिलिटी है हीट ट्रांसफ़र करने की, जैसे आयरन की अलग है, वुड की अलग है, स्टील की अलग है। Therefore, the condensing material should be such that it has high ability of heat transfer, light in weight and anti-reaction to refrigerant। जो कंडेंसर की पाइप्स बनानी है हमने, जिसमें से हमारा वेपर रेफ्रिजरेंट फ्लो करेगा, उसका मटेरियल कैसा होना चाहिए?
सबसे पहले एबिलिटी ऑफ हीट ट्रांसफ़र की हाई होनी चाहिए, जल्दी से जल्दी हीट छोड़ दे। लाइट इन वेट होना चाहिए, उसका वेट कोई ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और एंटी रिएक्शन होनी चाहिए उसकी रेफ्रिजरेंट के साथ, कोई रिएक्शन ना करे हमारे रेफ्रिजरेंट के साथ मटीरियल, ऐसे नहीं भी मटीरियल रिएक्शन करे और पाइप्स को जंग लग जाए, क्रोसिन हो जाए पाइप्स का और थोड़ी देर बाद हमें रिप्लेस करना पड़े। दूसरा है अमाउंट ऑफ कंटेंट। फॉर हाई एफिशिएंसी ऑफ द कंडेंसर टू डिस्प्यूर हीट एंड कंडेंसर फ्रॉम superheated vapors and to subcooled the liquid refrigerant. The maximum amount of content of condenser with the refrigerant is essential. हाई एफिशिएंसी के लिए हमें हाई हीट रिमूवल चाहिए और जो कंडेंसर है वो सुपर हीट को भी रिमूव कर सके और लिक्विड को हमें कूलिंग कंडीशन में लिक्विड रेफ्रिजरेंट हमें प्रोवाइड करे। तो हमने देखना जो हमने कंडेंसर का यूज़ करना है, ठीक है, उसकी अमाउंट ऑफ कंटेंट कितना, मतलब 1 घंटे में, 5 मिनट में, 10 मिनट में कितने वेपर को वो लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा है, वो उसका अमाउंट ऑफ कंटेंट आएगा। और तीसरा हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस। फॉर द बेटर परफॉर्मेंस ऑफ द कंडेंसर इट इज़ असेंशियल टू हैव टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द कंडेंसिंग मीडियम एंड द वेपर रेफ्रिजरेंट। टेम्परेचर डिफरेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो टेम्परेचर डिफरेंस कंडेंसिंग मीडियम का, कंडेंसिंग मीडियम क्या है हमारा, जैसे एयर या वाटर हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारा कंडेंसिंग मीडियम है, और वेपर रेफ्रिजरेंट जो हमारे पास कंप्रेसर से आ रहा है वो आपस में उसका टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, उसी के बेस पर हीट ट्रांसफ़र होगी। एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर डिफरेंस इंक्रीज दी हीट ट्रांसफ़र रेट। अगर ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस है दोनों में तो ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र होगी, हमें जल्दी से जल्दी जो हमारा वेपर रेफ्रिजरेंट है वो मिल जाएगा, और सॉरी लिक्विड रेफ्रिजरेंट मिल जाएगा। Most of the air cooled condenser are designed to operate with a temperature difference of 14 डिग्री सेल्सियस। जो मोस्ट हमारे एयर कंडेंसर है वो यूज़ किए जाते हैं 14 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिफरेंस पे यूज़ किए जाते हैं वो। तो ये हमारे पास एयर कूल्ड कंडेंसर की डायग्राम है जिसमें हमारे पास फिन्स लगी हुई है और एक पाइप है जिसमें से हमारा जो रेफ्रिजरेंट मूव करेगा। तो हमारे पास 3 टाइप्स है इसकी। फर्स्ट है फिन एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर, सेकंड है प्लेट टाइप कंडेंसर, और थर्ड है प्लेट एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर। जैसे हम फर्स्ट को डिस्कस करते हैं फिन एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर। फिन क्या होती है, एक इर्रेगुलर एरिया होता है, जैसे हमारे घर में पानी वाली मोटर होती है, हर एक के घर में है। हमारे पास बाइक है, बाइक के इंजन के ऊपर जो इर्रेगुलर पोर्शन है या मोटर के सरफेस पर जो इर्रेगुलर पोर्शन है वो होती है फिन। वो फिन इसीलिए बनाई गई, उसका एक डिज़ाइन है, उसका एक स्पेसिफिक डिमेंशन है ताकि वो एयर के कॉन्टैक्ट में आए और उसकी हीट को अपनी तरफ खींच ले। द कंस्ट्रक्शनल फीचर are of copper tubing bent in the form of a coil upon which fins are copper, aluminium or steel are fitted for radiation the heat of the compressor refrigerant as shown in figure। तो हमारे पास इस डायग्राम में दर्शाया गया है, हमारे पास एक पाइप है, पाइप कॉपर मटेरियल की बनी है और वो कॉपर मटेरियल की पाइप को हमने फिन्स में फिट किया हुआ है। तो फिन्स में इस तरह फिट किया हुआ है, जो फिन्स है हमारी या तो एल्युमिनियम की बनी है या स्टील की बनी है, जिसका हायर हीट कंटेंट है। तो वो हायर हीट कंटेंट जो अपने पाइप में से रेफ्रिजरेंट की हीट को अपनी तरफ खींचेगा फिन, और फिन किसके कांटेक्ट में आएगा, एयर के कांटेक्ट में आएगा, और एयर को वो अपनी हीट छोड़ता रहेगा। जो पूरा प्रोसेस है उसे हम बोलेंगे, जो हीट छोड़ने का उसे बोलेंगे रेडिएशन। तो वो रेडिएशन प्रोसेस के थ्रू अपनी जो हीट छोड़ता रहेगा। तो जैसे आपका बाइक का इंजन है, कभी बाइक गर्म हुआ है, नहीं हुआ, क्योंकि उसमें एयर कूल्ड सिस्टम है। एयर कूल्ड सिस्टम में एयर वो इंजन के सरफेस के ऊपर जो इर्रेगुलर पोर्शन है फिन्स के साथ टकराती रहती है और इंजन अपनी जो हीट है वो छोड़ता रहता है। तो नेचुरल एयर और फैन इज़ यूज्ड टू कूल द कंडेंसर। तो इसमें हम नेचुरल एयर का यूज़ कर सकते हैं, जहाँ हम एक एक्स्ट्रा फैन लगा सकते हैं उसमें फिन के साथ एयर को टकराने के लिए। बिकॉज ऑफ इट्स गुड एफिशिएंसी इट इज़ नॉर्मली यूज्ड इन डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन, वाटर कूलर, स्मॉल एयर कंडेंसर, कूलिंग कैबिन्स एंड आइसक्रीम चैम्बर। तो इसकी एफिशिएंसी हाई है तो हम इसको डोमेस्टिक में यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास प्लेट टाइप कंडेंसर। फॉर द कंडेंसेशन पॉइंट ऑफ व्यू इट कंसिस्ट ऑफ 2 लार्ज स्टील प्लेट्स pressed together in such a way that free circulation of refrigeration is allowed to flow between the plate
एंड कूलिंग इज़ बाय नेचुरल एयर। तो ये हमारे पास प्लेट टाइप कंडेंसर है। एक हमारे पास ट्यूब है, ट्यूब एक प्लेट के ऊपर लगी है। तो प्लेट क्या है, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट है विद एयर के साथ, ठीक है। परफेक्ट गैस गिव इट्स हीट टू ट्यूब एंड मेटल पार्ट ऑफ द कंडेंसर बाय द कंडक्शन एंड आफ्टर दैट कंडेंसर गिव इट्स हीट टू एयर बाय रेडिएशन। इट इज़ यूज्ड इन सील्ड टाइप रेफ्रिजरेशन। जो हमारे सील्ड टाइप रेफ्रिजरेशन है उसमें इसका यूज़ किया जाता है। जो हमारी प्लेट का एरिया है वो एक रेगुलर एरिया है, उसमें इररेगुलर पोर्शन नहीं है, रेगुलर है, सरफेस बिल्कुल प्लेन है। और जो प्लेट के दूसरी तरफ हमारी जो पाइप लगी है, पाइप में से हमारे वेपर रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहे हैं और एयर कंटिन्यूसली स्ट्राइक कर रही है हमारी प्लेट के साथ और प्लेट में से हीट को अपनी तरफ खींच रही है। तो नेक्स्ट है हमारे पास प्लेट एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन आ गया। ए कॉपर ट्यूब ऑफ द रिक्वायर्ड लेंथ एंड थिकनेस इज फिटेड ऑन द स्टील शीट एज शोन इन फिगर। जैसे हमें इस फिगर में शो किया गया है प्लेट एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर का, उसी तरह सेम है। इसमें हमारे पास एक प्लेट को बेंड किया गया है और बेंडेड पोर्शन में उस एक रेगुलर पोर्शन में हमारे पास एक पाइप अटैच है। When the compressed refrigerant flow through the copper tube, the tube gets heated up and transfer its heat to the steel sheet। और जब उस पाइप में से हमारा रेफ्रिजरेंट फ्लो करेगा तो फ्लो करने के साथ वो हीटेड अप करेगा उस प्लेट को, और प्लेट जब गर्म हो जाएगी तो प्लेट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है विद एयर के साथ, विच इज टर्न रेडिएट्स द हीट टू एयर। और वो रेडिएशन मेथड के थ्रू हीट को एयर में छोड़ने लग जाएगा। कूलिंग ऑफ द कंडेंसर इज डन बाय नेचुरल एयर। इट इज़ यूज्ड इन द रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट विद सील्ड यूनिट। और ये भी हम एक सील्ड यूनिट रेफ्रिजरेशन के साथ यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास टाइप है वाटर कूल्ड कंडेंसर। तो पहले हमारे पास एयर टाइप था, अभी हमारे पास आ गया वाटर कूल्ड कंडेंसर। द कंडेंसर विच आर कूल्ड बाय वाटर आर कॉल्ड वाटर कूल्ड कंडेंसर। जिसमें हम वाटर का यूज़ करेंगे कूलिंग मीडियम के लिए उसे बोलेंगे वाटर कूल्ड कंडेंसर। These condensers are used in large commercial refrigerating plants such as ice plant, cold storage, large air conditioning installations। जो हमारे बड़े रेफ्रिजरेशन प्लांट हैं, जैसे हमारा आइस प्लांट आ गया, कोल्ड स्टोरेज आ गया, तो वहाँ पर हम वाटर कूल्ड रेफ्रिजरेशन का यूज़ करेंगे। Two systems are adopted to cool these condensers. One is a waste water system and other is रीसर्कुलेटिंग वाटर सिस्टम। तो हम दो सिस्टम का यूज़ करेंगे, एक तो वेस्ट वाटर सिस्टम का और दूसरा रीसर्कुलेटिंग वाटर सिस्टम का। द फर्स्ट सिस्टम इज अडॉप्ट वेयर द सप्लाई ऑफ वाटर इज़ क्वाइट चीप एंड डिस्पोजल इज़ नॉट ए प्रॉब्लम। तो जहाँ पर हमारे पास बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी मौजूद है तो उसको खुले में छोड़ने की भी कोई दिक्कत नहीं है, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे पहले वाला सिस्टम जो वेस्ट वाटर सिस्टम का, क्योंकि वाटर में तो वेस्ट ही चले जाना है बाद में। In the second system, the same water is circulate again and again after cooling. It is either in the spray pond or cooling towers। और जहाँ पर हमें पानी की कमी है, तो वैसे तो अभी पूरे इंडिया में ही पानी की कमी है, तो हम दूसरे मेथड को ज़्यादा स्पेसिफाई करेंगे, लेकिन हमारे पास टाइप्स जो है दोनों हैं। द सिस्टम आर अडॉप्ट वेयर सिक्योरिटी ऑफ वाटर इज एग्जिस्ट। तो हम इसके बारे में देखते हैं आगे। देयर आर थ्री बेसिक टाइप्स ऑफ वाटर कूल्ड कंडेंसर। सबसे पहले हमारे पास है शेल एंड ट्यूब कंडेंसर, ये डायग्राम में दिखाया गया है। सेकंड है हमारे पास शेल एंड कॉइल कंडेंसर, फिर है डबल ट्यूब कंडेंसर। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं शेल एंड ट्यूब कंडेंसर की। द सिलेंड्रिकल शेल कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पैरेलल ट्यूब्स एज शोन इन फिगर। ये हमारे पास एक शेल बना है जिसको हम एक सिलेंडर भी बोल सकते हैं। सिलेंडर में हमारे पास नंबर ऑफ ट्यूब्स ऐसे फ्लाई गई है कंटिन्यूसली इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। द ट्यूब्स आर हेल्ड इन प्लेस एट द एंड बाय ट्यूब शीट्स थ्रू विच द वाटर सर्कुलेट। एक एंड खुले में छोड़ा गया है, जैसे लेफ्ट हैंड साइड आप देख रहे हो एरो शो किए गए हैं, और राइट हैंड साइड को वाटर में डुबोया गया है, तो वाटर उसमें से सर्कुलेट करेगा। The cooling water enter at the bottom from one end and flow to the other end of the shell through the bottom set of tubes। जो पानी है नीचे से पाइप में से एंटर कर जाएगा। देखो यहाँ पर लिखा है वाटर इनलेट। वाटर इनलेट ऊपर गया सिलेंडर की एक तरफ से और पाइप में से फ्लो करने लगेगा।
और फ्लो करते करते ऊपर वाले पोर्शन में जाएगा, एरो के साथ शो किया गया है, फिर लेफ़्ट से राइट हैंड साइड मूव करेगा और फिर वाटर आउटलेट में से पानी बाहर निकल जाएगा। देन इट राइज अप एंड फ्लो इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन थ्रू दी अपर सेट ऑफ ट्यूब्स एंड फाइनली कम आउट थ्रू दी आउटलेट, और आउटलेट में से वो बाहर निकल जाएगा। दस दी वाटर लेवल थ्रू दी डबल द पाथ ऑफ द ट्यूब्स, 2 बार उसने फ्लो किया पानी ने उसी ट्यूब में से। इन बिटवीन द रेफ्रिजरेंट वेपर्स कमिंग फ्रॉम द कंप्रेसर एंटर एट वन एंड, देखो ऊपर में से रेफ्रिजरेंट वेपर्स एंटर कर गए ट्यूब में से और नीचे से बाहर आ गए, तो जो स्पेस हमारे पास बची है उसमें से क्या फ्लो करेगा हमारा रेफ्रिजरेंट। एंड ऑफ द टॉप फ्लो डाउनवर्ड कमिंग इन दी कंटेंट विद दी आउटसाइड कूल्ड सरफेस ऑफ दी वाटर, तो जब वो रेफ्रिजरेंट ऊपर में से एंटर कर जाएगा हमारे सिलेंड्रिकल शेल में, तो ट्यूब में से तो वाटर है, वाटर के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा हमारा वेपर रेफ्रिजरेंट, वो क्या उस ट्यूब के कांटेक्ट में से आएगा, और ट्यूब क्या करेगी उस वेपर रेफ्रिजरेंट की हीट को अपनी तरफ खींच लेगी, और हीट को खींचने से वो पानी को गर्म कर देगी, और गर्म पानी क्या है वाटर आउटलेट से बाहर निकल जाएगा, और नीचे पहुँचते पहुँचते जो हमारा वेपर रेफ्रिजरेंट है वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट हो जाएगा जब तक वो एंड वाली पाइप पे पहुंचेगा, और आउटलेट में से हम उसको बाहर निकाल लेंगे। ट्यूब्स आर गेट कंडेंस फर्स्ट द वेपर लॉस इट्स सेंसिबल हीट, फर्स्ट वो अपनी सेंसिबल हीट छोड़ेगा, एंड देन द लेटेंट हीट विच कासस द फेस चेंज एंड दस द हीट गेन्ड बाय द वाटर मेक्स इट हॉट। सबसे पहले रेफ्रिजरेंट अपनी सेंसिबल हीट छोड़ेगा वाटर को, और फिर नीचे पहुँचते पहुँचते अपनी जो लेटेंट हीट छोड़ देगा। लेटेंट हीट क्या होती है, जो फेस चेंज कर देती है, और जब लेटेंट हीट छोड़ दी तो जो हमारा वेपर रेफ्रिजरेंट है वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड रेफ्रिजरेंट में। दिस टाइप ऑफ कंडेंसर इज यूज्ड विद कमर्शियल रेफ्रिजरेटिंग मशीन एंड एयर कंडीशनिंग प्लांट्स रेंजिंग फ्रॉम 2 to 1000 टन ऑफ कैपेसिटी, जहाँ से हमारे पास 2 से लेकर 1000 टन कैपेसिटी का रेफ्रिजरेंट चाहिए, रेफ्रिजरेशन सिस्टम चाहिए, तो वहाँ पर इस रेफ्रिजरेंट का हम यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास शेल एंड कॉयल कंडेंसर, इसकी डायग्राम आप इधर लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हो। शेल एंड कॉयल कंडेंसर इज शोन इन फिगर, इट कंसिस्ट ऑफ ए वेल्डेड शेल कंटेनिंग ए कॉयल ऑफ वाटर ट्यूबिंग, तो इसमें एक वाटर ट्यूब दी गई है स्प्रिंग की टाइप में, कॉयल की टाइप में इसमें एंटर की जाती है। द कॉयल विद इन द शेल इज कंटिन्यूस एंड विदाउट जॉइंट्स, जो ट्यूब है हमारी कंटिन्यूस है, उसमें कोई जॉइंट नहीं दिया गया। द कूलिंग वाटर एंटर्स द कॉयल एट लोअर एंड एंड फ्लो अपवर्ड एंड लीव एट द अपर एंड, जो वाटर एंटर हो जाता है हमारी कॉयल में नीचे से और उसमें से फ्लो करता है और वाटर आउटलेट हो जाता है अपर एंड से। वेयर द रेफ्रिजरेंट वेपर एंटर्स एट द टॉप ऑफ द शेल एंड फ्लो डाउनवर्ड, और जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो ऊपर से एंटर हो जाता है और नीचे को फ्लो करता है, मेकिंग कंटेंट विद कॉयल आउटसाइड सरफेस ऑफ द कॉयल एंड गेट्स कंडेंस्ड, और वो कंडेंस हो जाता है। द लिक्विड रेफ्रिजरेंट collects at the lower end of the shell and most suited where clean water is available to avoid the cleaning problems of the coil, तो ये वहाँ पर सूटेबल है जहाँ पर हमारे पास क्लीन वाटर अवेलेबल है, जैसे हमारे पंजाब में क्लीन वाटर है, जो समुंदर का एरिया है वहाँ पर साल्टी वाटर है, तो ये कहाँ पर पॉसिबल है इसकी इंस्टॉलेशन, यहाँ पर हमारे पास फ्रेश वाटर जो किसी भी साल्ट से फ्री हो वो वाटर हमारे पास अवेलेबल है, तो हम इसको वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास डबल ट्यूब कंडेंसर। सबसे पहले आप इसकी डायग्राम देख लो डबल ट्यूब कंडेंसर की। डबल ट्यूब कंडेंसर में क्या है, 2 ट्यूब्स है, एक आउटर ट्यूब और एक इनर ट्यूब है, ठीक है, तो दोनों का हम सिस्टम समझेंगे। शो द डबल ट्यूब कंडेंसर एट द नेम इम्पल्स, वन ट्यूब इज फिटेड इनसाइड द अदर, एक ट्यूब के बीच दूसरी ट्यूब डाली गई है। द वाटर फ्लोस इन द इनर ट्यूब, जो इनर साइड ट्यूब है उसमें से वाटर फ्लो करता है, एंटर एट द लोअर एंड एंड लीविंग एट द अपर एंड वेयर द वेपर रेफ्रिजरेंट एंटर द आउटर ट्यूब एट द अपर एंड लीव्स एज लिक्विड रेफ्रिजरेंट एट द लोअर एंड, तो जो हमारी बीच वाली पाइप है सेंटर वाली उसमें से वाटर फ्लो करता है, और जो अपर पाइप है उसमें से हमारा जो वेपर रेफ्रिजरेंट एक साइड से फ्लो करेगा और उसके साथ साथ वाटर के साथ साथ फ्लो करता जाएगा, और जो अपनी लेटेंट हीट है वो वाटर को दे देगा और अपना फेस चेंज करके हमारे पास जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट हमें प्राप्त हो जाएगा।
Thus the counter flow arrangement, maximum heat transfer is possible from refrigerant to water in addition to the outside cooling of the tube. With natural air, its यूटिलिटीज ब्लो 10 टन कैपेसिटी, जो 10 टन कैपेसिटी से छोटे रेफ्रिजरेशन सिस्टम है वहाँ पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक छोटा सा कंपैरिजन दिया गया है वाटर कूल्ड कंडेंसर में और एयर कूल्ड कंडेंसर में। वाटर कूल्ड कंडेंसर में हमारे पास है कंस्ट्रक्शन इज़ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है इसकी, कंस्ट्रक्शन इज़ सिंपल। दूसरी तरफ जो एयर कूल्ड कंडेंसर है उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो सिंपल है। सेकंड है हमारे पास इनिशियल कॉस्ट इज़ हाई, वाटर कूल्ड कंडेंसर की इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा है, महंगा पड़ता है हमें, और एयर कूल्ड कंडेंसर की इनिशियल कॉस्ट इज़ लो, वो सस्ता पड़ता है हमें। वाटर कूल्ड कंडेंसर की मेंटेनेंस इज़ हाई, मेंटेनेंस भी ज़्यादा है, और एयर कूल्ड कंडेंसर की मेंटेनेंस इज़ लो। और दूसरी तरफ हमारा आ गया वाटर कूल्ड कंडेंसर में हैंडलिंग इज़ लिटिल डिफ़िकल्ट, हैंडलिंग थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है उसकी, और नो हैंडलिंग प्रॉब्लम्स, एयर कूल्ड कंडेंसर में कोई हैंडलिंग की प्रॉब्लम नहीं है। और वाटर कूल्ड कंडेंसर में पाइप्स आर नीडेड टू कैरी वाटर टू एंड फ्रॉम दी कंडेंसर। तो वाटर कूल्ड कंडेंसर में हमें पाइप्स चाहिए वाटर को कैरी करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। तो एयर कूल्ड कंडेंसर में हमें कोई पाइप की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम आगे चलते हैं। हाँ, हमारे पास 6 पॉइंट है। देयर इज़ ए प्रॉब्लम फॉर द डिस्पोजल ऑफ द यूज्ड वाटर अनलेस अरेंजमेंट इज़ मेड फॉर द रीसर्कुलेशन सिस्टम। जो वाटर हमारे पास इकट्ठा हो गया, जिसको हमने एक बार यूज़ कर लिया, उसको डिस्पोजल करने की भी डिफ़िकल्टी है हमारे पास। कहाँ पर छोड़ेंगे इतना सारा पानी? अगर थर्मल पावर प्लांट में हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो इतना पानी कहाँ पर छोड़ेंगे? ठीक है, एक नहर चाहिए, एक दरिया चाहिए हमारे पास, और अगर हमने उसको रीसर्कुलेट भी करना है तो भी प्रॉब्लम है। इतना पानी पहले हैंडल कैसे करेंगे, हम पॉन्ड कैसे बनाएंगे? तो एयर सर्कुलेशन में क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एयर ज़्यादा है एनवायरनमेंट में, कहीं से भी यूज़ कर लो। और 7th पॉइंट है क्रोजिन अक्कर इनसाइड द वाटर कैरिंग सरफेस, दस फ्यूलिंग प्रॉब्लम्स आर मोर। क्रोजिन, जंग लगने का डर है, क्रोजिन होने का डर है वाटर कूल्ड सिस्टम में। नो क्रोजिंग सो फॉइलिंग इज़ वेरी रेयर, उसमें कोई क्रोजिन नहीं होगी एयर सिस्टम में। हीट ट्रांसफ़र कैपेसिटी इज़ हाई, वाटर कूल्ड सिस्टम की हीट ट्रांसफ़र कैपेसिटी ज़रूर ज़्यादा है, और एयर कूल्ड कंडेंसर की हीट ट्रांसफ़र कैपेसिटी इज़ लो। और 9th पॉइंट है इट हैज़ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन दी कंडेंसिंग सरफेस। और दूसरी तरफ है इट हैज़ नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एयर, कहीं से भी एयर को रिमूव कर दो, कोई डिस्ट्रीब्यूशन का मैटर नहीं होगा, पैटर्न नहीं होगा कोई भी। इट इज़ यूज्ड इन लार्ज इंस्टॉलेशन प्लांट्स, जो लार्ज इंस्टॉलेशन प्लांट्स है, जैसे 2 टन कैपेसिटी के ज़्यादा प्लांट है, वहाँ पर हम वाटर कूल्ड कंडेंसर का यूज़ करेंगे। और जो एयर कूल्ड कंडेंसर है जो 2 टन कैपेसिटी से कम है, जैसे हमारे घर का रेफ्रिजरेटर है, वहाँ पर हम इसका यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एवेपोरेटिव कंडेंसर, फ्री एंड फोर्स कन्वेंशन कंडेंसर, जिसमें हम दोनों एयर का और वाटर का यूज़ करेंगे, वो होता है हमारा एवेपोरेटिव कंडेंसर। दी एवेपोरेटिव कंडेंसर है शोन इन फिगर यूज द मिक्सचर ऑफ एयर एंड वाटर एज कूलिंग मीडियम टू कंडेंस दी हॉट वेपर रेफ्रिजरेंट टू दी लिक्विड रेफ्रिजरेंट। तो हम इसमें बोथ एयर एंड वाटर का यूज़ करेंगे हमारे वेपर रेफ्रिजरेंट को लिक्विड रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट करने के लिए। इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ कंडेंसर एंड कूलिंग टावर इन वन यूनिट, इसमें कूलिंग टावर भी लगा है। जैसे ये हमारे पास एक डायग्राम है इसकी, तो पहले तो डायग्राम को समझते हैं। ये देखो एक पोर्शन बना हुआ है स्क्वायर में, तो ऊपर इसके फ़ैन लगा है एयर को ऊपर निकालने के लिए, क्योंकि हम एयर का भी यूज़ कर रहे हैं। और दूसरा हमारे पास एक पंप लगा है और एक ये पाइप लगी है, स्प्रे हेडर लगे है। तो स्प्रे में क्या कर रहे हैं हम वाटर को स्प्रे करवा रहे हैं अपनी पाइप के ऊपर। पाइप में क्या है, हमारे हॉट वेपर रेफ्रिजरेंट है। तो हम इसको पढ़ते हैं। इन इट्स ऑपरेशन द स्टोर वाटर इन द सम्प इज पम्प्ड टू द हेडर एंड स्प्रेड थ्रू द नोजल टू द कंडेंसर विच हैज़ हॉट वेपर रेफ्रिजरेंट कमिंग फ्रॉम द कंप्रेसर। तो हम पंप के जरिए अपने पानी को ऊपर लेकर जा रहे हैं। ऊपर कहाँ पर, जो हमारी कंप्रेसर से पाइप आ रही है उसके ऊपर हम पानी को स्प्रे करेंगे नोजल के साथ। एट द सेम टाइम ए फैन ड्रा एयर फ्रॉम द बॉटम साइड ऑफ द कंडेंसर एंड डिस्चार्ज आउट।
और उसी टाइम पे हमारे एक ऊपर के पोर्शन पर एक फ़ैन लगा हुआ और हम उस फैन को भी चला देंगे और फैन उस एयर नीचे से एयर को अपनी तरफ खींचेगा। तो इसमें क्या होगा फिर, सम जो हीट है वो वाटर ने खींच ली और सम हीट है जो एयर ने अपनी तरफ खींच ली, और हमारा जो वेपर रेफ्रिजरेंट है वो जल्दी से जल्दी लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। एन एलिमिनेटर इज प्रोवाइडेड अबव द हेडर टू प्रोटेक्ट वाटर पार्टिकल्स एस्केपिंग अलॉन्ग विद एयर। और हमने एक एलिमिनेटर लगा दिया बीच में, ये देखो डायग्राम में लगा है। एलिमिनेटर का काम है जो हमारे एयर नीचे से ऊपर को जा रही है वो अपने साथ वाटर के पार्टिकल को लेकर ना जाए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का यूज़ कर सकें। द एयर कासिंग द वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द कंडेंसर कॉइल टू evaporate बाय absorbing latent heat of evaporation from the remaining water to cool it। और वो अपनी लेटेंट हीट को ऑब्जॉर्व कर रही है। सिंस हीट फ्रॉम दी वेपोराइजिंग दी वाटर इज टेकन फ्रॉम द रेफ्रिजरेंट कासिंग द वेपर रेफ्रिजरेंट टू कंडेंस इनटू ए लिक्विड रेफ्रिजरेंट। तो जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट हो रहा है। सबसे मेन बात है आपको ये पहले इसकी डायग्राम समझ आनी चाहिए। डायग्राम समझ आ गई तो थ्योरी आप अपने आप लिख सकते हो। तो नेक्स्ट है हमारे पास कूलिंग टावर्स। अभी हम बात करेंगे कूलिंग टावर्स क्या चीज़ होती है। आपने थर्मल पावर प्लांट में देखे होंगे बड़े बड़े कूलिंग टावर लगे होते हैं। कूलिंग टावर का मेन काम होता है जो पानी है, जो वाटर हम यूज़ कर रहे हैं उसका हमने रीयूज़ करना है। उस वाटर को हम फिर से यूज़ करने के लिए उसको कूल करके उसकी हीट को एनवायरनमेंट में छोड़ दें। इन द कमर्शियल रेफ्रिजरेशन प्लांट वाटर कूल्ड कंडेंसर आर यूज्ड। वाटर बिकम हॉट एंड आफ्टर पासिंग थ्रू द कंडेंसर। जब पानी कंडेंसर में से निकल जाता है तो वो अपने में जो हीट ले लेता है तो वो उस हीट को हमने रिमूव करना है। दिस हॉट वाटर कैन नॉट बी रीयूज फॉर कूलिंग द कंडेंसर। जो हीटेड वाटर एक बार हीट हो गया उसको हम दोबारा रीयूज नहीं कर सकते। एडिशनली इन सम लोकेलिटी द वाटर मे बी हार्ड और एक्सपेंसिव और यूज मे बी लिमिटेड बाय लॉ। तो कई एरियाज़ ऐसे होते हैं फैक्ट्रीज़ के लिए जहाँ पर लिमिटेड क्वांटिटी में वाटर है, वाटर महंगा भी पड़ता है, तो वहाँ पर हमने उसी वाटर का रीयूज़ करना है। तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे कूलिंग टावर का। देयरफॉर द कूलिंग टावर इज़ ए डिवाइस यूज टू कूल द हॉट वाटर कमिंग फ्रॉम द वाटर कूल्ड कंडेंसर। और जो वाटर कूल्ड कंडेंसर से हमारा वाटर आएगा उसको हमने कूलिंग टावर में छोड़ना है और कूलिंग टावर उसको फिर से कूल कर देंगे in a large refrigerating machine. So in cooling tower water is cooled by evaporation in air and to wet bulb temperature of air। तो वाटर को कूलिंग टावर में हम ठंडा करेंगे एयर के साथ, क्योंकि जो हीटेड वाटर है वो एयर में एवेपोरेट हो जाएगा। एवेपोरेट होने से वो अपने जो हीट के पार्टिकल है वो एयर को दे देगा और एयर गर्म हो जाएगी और ठंडा पानी हमें नीचे से मिल जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ कूलिंग टावर हमारे पास है दो तरह के होते हैं, एक तो नेचुरल ड्राफ्ट और दूसरा है मैकेनिकल ड्राफ्ट। नेचुरल ड्राफ्ट में क्या है, एयर अपने आप सर्कुलेट करती है, हमने कोई भी मैकेनिकल डिवाइस जैसे फैन वगैरह ब्लोअर वगैरह का यूज़ नहीं करना। और जो मैकेनिकल ड्राफ्ट है उसमें हम एक फ़ैन का यूज़ करेंगे एयर को मूव करवाने के लिए टावर में से। सबसे पहले हमारे पास है नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर। व्हेन एयर सर्कुलेट थ्रू द टावर इज़ बाय नेचुरल कन्वोकेशन in which the hot water of the condenser is sprayed from the top of the tower and cooled by movement of the natural air is called natural draft cooling tower। इसमें क्या है, एक बड़ा सा टावर लगा हुआ है, टावर के ऊपर से हम वाटर को नीचे को स्प्रे करते हैं और टावर के नीचे से जो एयर है एंटर कर जाती है और ऊपर को मूव करने लग जाती है। और जब स्प्रेड वाटर और एयर आपस में टकराते हैं तो वाटर जो अपनी हीट है वो एयर को दे देता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए metallic tank fitted with the water main and controlled by the float valve। तो ये फ्लोट वाल्व के साथ हम इसको कंट्रोल करते हैं। द टैंक इज कनेक्टेड टू द इनलेट ऑफ द वाटर पंप विच फोर्स द वाटर टू कंडेंसर एंड बिकम्स हॉट। और जो वाटर हमारा कंडेंसर में से फ्लो करता है कूलिंग टावर में, देन दिस हॉट वाटर इज पाइप्ड टू द नोजल विच स्प्रे इट थ्रू द हाइट ऑफ द कूलिंग टावर एंड अगेन कलेक्ट इन दी मेटेलिक टैंक ऑफ द रिसर्कुलेशन। तो ऊपर से पानी नीचे को आया और हम नीचे से हमने फिर उसको मेटेलिक टैंक में हमने इसको रीयूज़ के लिए स्टोर कर लिया। तो ये इसकी डायग्राम है हमारे पास नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर की। ये देखो
कंडेंसर लगा है, कंडेंसर से हम पानी को ऊपर ले गए, ऊपर में से स्प्रे करवाया नीचे को, तो नीचे से हमने एयर को फ्लो करवा दिया ऊपर को और पानी हमारा नीचे इकट्ठा हो गया। द नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर इज लोकेटेड एज पर सिचुएशन, इफ इनफ स्पेस इज अवेलेबल इट इज इंस्टॉल्ड इन ओपन एयर outside and building, but when the space is not enough the natural air is restricted, the roof of the building is the best location। अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा जगह है तो हम कूलिंग नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर को कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास जगह की दिक्कत है तो हम इसको फैक्ट्री के टॉप के ऊपर लगा सकते हैं, वहाँ पर एयर का सर्कुलेशन भी ज़्यादा है। तो नेक्स्ट है हमारे पास मैकेनिकल ड्राफ्ट टावर। व्हेन द सर्कुलेटिंग एयर इज बाउट अबाउट बाय ए फैन और ब्लोअर दी टावर इज़ कॉल्ड मैकेनिकल ड्राफ्ट। जैसे मैंने आपको बताया, अगर एयर को हम फैन के साथ मूव करवाएं तो वो है मैकेनिकल ड्राफ्ट। इसमें हमारे पास दो तरह के, एक तो फोर्स ड्राफ्ट और दूसरा इंड्यूस्ड ड्राफ्ट। फोर्स ड्राफ्ट में क्या है, जो हमारा फैन है वो नीचे लगा है, नीचे से एयर को अंदर को धकेलता है। और फोर्स ड्राफ्ट में क्या है, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट में क्या है, फैन ऊपर लगा है और नीचे से एयर को अपनी तरफ खींचता है। सबसे पहले फोर्स ड्राफ्ट, ए फैन फोर्स द एयर थ्रू द टावर, hot water from the condenser is sprayed at the top of the tower through the spray header and spray nozzle. Fan provide on the side near the bottom of the tower force air upward through the tower। फैन नीचे लगा है, ऊपर में से पानी स्प्रे हो रहा है, तो फैन एयर को अंदर को लेकर जाएगा और ऊपर से बाहर छोड़ देगा, तो वाटर के कॉन्टैक्ट में आ गया, वाटर नीचे हमारे पास ठंडा पानी कलेक्ट हो गया। उसी तरह जो इंड्यूस्ड ड्राफ्ट है, इसमें फ़ैन ऊपर लगा है, नीचे में से दो ड्राफ्ट दिए गए हैं, एयर दोनों साइड से अंदर को एंटर कर रही है, पानी ऊपर से नीचे को आ रहा है, तो सेम काम हो रहा है। तो ये हमारा इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर, डायग्राम से आपको पता चल गया होगा। तो इसके हमारे पास एक कंपैरिजन है नेचुरल ड्राफ्ट और फोर्स ड्राफ्ट का। नेचुरल में क्या है, दी प्रोसेस अडॉप्ट टू कूल हॉट वाटर इज बाय नेचुरल एयर। नेचुरल में क्या है, हमारे पास जो नेचुरल एयर का हम यूज़ करते हैं। फोर्सड और इंड्यूस्ड ड्राफ्ट में एयर नेचुरल होती है, लेकिन हम उसको एक धक्के के साथ फ्लो करवाते हैं। द प्रोसेस अडॉप्ट टू कूल हॉट वाटर इज बाय फोर्सिंग और ड्राइंग द एयर थ्रू द टावर बाय फैन। तो हम फैन का यूज़ करते हैं। इट्स लोकेशन डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द इनफ स्पेस एंड नेचुरल एयर। जो नेचुरल ड्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है वो डिपेंड करती है हमारे पास स्पेस कितनी है, लेकिन जो फोर्सड ड्राफ्ट है हम उसको कहीं भी लगा सकते हैं। नेचुरल ड्राफ्ट में तीसरा पॉइंट है, दी साइड ऑफ द नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर आर ओपन। साइड्स हमको ओपन रखनी पड़ती है, और फोर्स ड्राफ्ट है हम साइड को क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि क्लोज ही रखना पड़ेगा, फिर ही एक डायरेक्शन में एयर फ्लो करेगी। इट ऑक्यूपाई मोर स्पेस, नेचुरल ड्राफ्ट को ज़्यादा स्पेस चाहिए, और दूसरी तरफ ऑक्यूपेशन ऑफ द स्पेस इज लेस। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज़ लेस, नेचुरल ड्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो कम है, और फोर्स ड्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज़्यादा है। एफिशिएंसी लो है नेचुरल ड्राफ्ट की, और फोर्स और इंड्यूस्ड ड्राफ्ट की एफिशिएंसी हाई है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम एयर को फ्लो करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास वाटर सॉफ्टनिंग प्लांट। रिवर, लेक्स एंड वेल्स आर मेन सोर्स ऑफ वाटर। हमारे पास पानी के सोर्स क्या है, रिवर है, लेक है और वेल है, कुएँ हैं हमारे पास। फ्रॉम दी सोर्स वी फाइंड टू काइंड्स ऑफ वाटर, सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। हमारे पास दो तरह का वाटर मिलता है हमें, एक तो सॉफ्ट वाटर और दूसरा हार्ड वाटर है। सॉफ्ट वाटर इज़ फ्री फ्रॉम मिनरल साल्ट और हैज़ वेरी लेस सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ सम फॉर्जिन सब्सटेंस, वेयर द हार्ड वाटर हैज़ मच क्वांटिटी ऑफ फॉर्जिन सब्सटेंस। जो सॉफ्ट वाटर है उसमें कोई भी एक्स्ट्रा पार्टिकल नहीं होता, लेकिन जो हार्ड वाटर हमें मिल जाता है उसमें सम एक्स्ट्रा पार्टिकल्स होते हैं, फॉर्जिन पार्टिकल्स होते हैं। Generally, the hard water has foreign materials like minerals, gases, organic matters, allergen, and bacterial lime. In a refrigeration and air conditioning plant, condenser are cooled with water, and when hard water is circulating through the condenser and cooling tower, the dissolved impurities make layers of the scale on the surface of metal, allergen, and bacteria produce obstruction in the flow of the water। जहाँ पर हमारे पास प्लांट में हमें हार्ड वाटर मिल गया, तो हार्ड वाटर मिलने की वजह से हमारी जो पाइप्स है वो ख़राब हो सकती है। पाइप में से एक मटेरियल जम जाएगा, जैसे उल्ली जम गई, बैक्टीरिया जम गए, तो फिर हमको उसे रिमूव करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, वाटर को सॉफ्ट बनाएंगे, पहले वाटर को उसका ट्रीटमेंट करेंगे। गैसेज आर लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड कम इन कॉन्टेंट विद वाटर, दस प्रोड्यूसिंग ए एसिडिक मटीरियल्स विच क्रोडेड दी सरफेस। अगर गैस के कुछ पार्टिकल आ गए वाटर में तो हमारी पाइप्स को क्रोडेड कर सकता है वो।
For removing the impurities of water, water softening plant is used where the water is filtered by passing it through some filters, and rest of the impurities are removed by passing it through the different chemicals. क्लोरीन हेल्प इन रिमूविंग दी एलिजा एंड बैक्टीरिया। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम पहले वाटर को फिल्टर करेंगे, एक सिंपल सा फिल्टरिंग मेथड यूज़ करेंगे। तो वाटर फिल्टर हो गया, उसमें से इम्प्यूरिटीज निकल गई, तो हम इसमें से मेन क्लोरीन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो भी हमने वाटर यूज़ करना है वो फ्री फ्रॉम साल्ट होना चाहिए, फ्री फ्रॉम इम्प्यूरिटी होना चाहिए, फ्री फ्रॉम गैस होना चाहिए, मतलब हमने सॉफ्ट वाटर का यूज़ करना है इसके लिए। तो आपका ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू।